हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल बाय रुचि लवानिया मैम। आज बच्चों में आपको जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का जो इस साल निकाला है 24-25 सेशन के लिए, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आज इसमें मैं इसको आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराऊंगी। तो ये तो करवाऊंगी ही, जिनके आंसर्स हैं वो तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन साथ में आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। क्यों? वो इसलिए कि मैं आपको बीच में इस जो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द का सारा ढंग से समझाऊंगी, जिससे कि कल को अगर उसके आसपास का क्वेश्चन आ गया ट्विस्ट एंड टर्न करके, जैसा कि मैंने अपने आप को शॉर्ट में बताया था कि क्यों जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ढंग से अटेंड कर पाएँ। उस टॉपिक के आसपास कुछ आ गया तो अब मैं आपको सोर्स ही बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ के जाना है और आपको किन चीज़ों पे गौर करना होता है। पहला क्वेश्चन, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेट फ्रॉम। पार्चुरेशन वर्ड का मतलब है बच्चों कि जो बेबी को डिलीवर करते हैं उसे हम टेक्निकल टर्म में पार्चुरेशन कहते हैं। तो यानी कि जब एक मदर, जब 9 मंथ का वॉर्म में बच्चा फुली डेवलप हो जाता है, तो जब उसको डिलीवरी का टाइम आता है तो वहां से जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेट फ्रॉम, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, क्वेश्चन है। अब इन्होंने दिया है पहला, फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, प्लेसेंटा ओनली, ऑक्सीटोसिन रिलीज फॉर मैटरनल पिट्यूटरी। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्यों? अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है ना डिटेल को, तो वाकई में आपके लिए कंफ्यूजिंग है। लेकिन आपने अगर ढंग से पढ़ा है, और जैसा कि मैंने आपको अपनी लेक्चर्स में भी बताया है, मैंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट का लेक्चर जब लगाया है तब उसमें भी काफ़ी अच्छे से बताया है, तो यहाँ पे आपका बी सही है, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, क्योंकि मैंने वहां आपको बार बार मेंशन किया था। जब आप वीडियो देखेंगे मेरी तो पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो फीटस है, जो प्लेसेंटा है, वो सिर्फ आपको वही सिग्नल देगा। फीटस खुद निकलने के लिए कहता है कि मुझे बाहर निकालो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एमसीक्यू की। टू प्रोड्यूस 1600 सीड्स द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी। ये आपका रिप्रोडक्शन से है, प्लांट वाले। कह रहा है कि आपको यहाँ पे गौर क्या करना है, आपको जो गौर करना है वो करना है 1600 सीड्स पे। आपको 1600 सीड चाहिए, तो 1600 सीड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने मेयोसिस करवाने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, जब सीड बनता है तो सीड बनने में आपको जो फर्टिलाइजेशन है उसके थ्रू ही बनेगा सीड। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एक तो चाहिए मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना प्लांट्स में, और एक चाहिए आपको फीमेल गैमिट यानी कि एग सेल। अब बात होती है कि आपका जो मेल गैमिट है वो जब एक एमएमसी, मेगा स्पोर या माइक्रो स्पोर मदर सेल, दोनों के लिए एमएमसी फिट होता है, जब एक एमएमसी डिवाइड करती है, मियोसिस डिवीजन करती है, तो 4 आपके पॉलन ग्रेन बनाती है, लेकिन और वो चारों की चारों फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अगर आपको 1600 बनाने हैं तो आपको कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करने का 400 टाइम। 400 आप लेंगे तब जाके वो आपका 1600 प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आपका एग सेल को तो कितना चाहिए, एक बार मियोसिस होता है तो वो एक ही एग सेल बनाती है, क्योंकि बाकी सब डिस्ट्रॉय और डिजनरेट होती जाती हैं। तो यहाँ मैंने आपको वीडियो बता रखे हैं, उनमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा। तो यानी कि कंक्लूजन पे आए तो एक एमएमसी आपका बनाएगी एक एग सेल। तो आंसर हो गया आपका इसका कि आपको 2000 बार आपको मियोसिस डिवीजन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज फाउंड टू हैव थायमीन कंटेंट ऑफ 27%। यानी कि थायमीन कितना है, 27%। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ गुआनिन इन दिस स्ट्रैंड। करना पड़ेगा आपको चारगाफ रूल पे जाना पड़ेगा। चारगाफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल अगर हम देखें, ए टी से कंबाइन करेगा और जी सी से कंबाइन करेगा, तो इसका मतलब आपका हुआ कि आपका इसका जो आंसर है वो हुआ आपका 23%। ए आंसर हुआ। कैसे हुआ कि आपका टोटल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन कितने होने चाहिए, 100% होने चाहिए, जिसमें से आपका जो थायमीन है वो गिवन है 27%, यानी कि 27% ही आपका ए होगा। एडेनिन बचा आपका 46%, और जो 46% है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि उस 46 में इक्वल जी और इक्वल
सी होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने दे रखा है, ये अगेन आपका एक डीएनए से ही है। मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाई हुई है, मैंने साथ में उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखी है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। फोर्थ वाले को आप ये देखिए जो उन्होंने दे रखा है उसको ऑब्जर्व करके बात तो एक आप हिंट से देख सकते हैं कि भाई जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो जी और सी में बनेगा, यानी कि ऊपर वाले जी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो जी को या सी को, और नीचे वाले आपके ए या टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपके ग्वानिन और जो आपका साइटोसिन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, राइट। तो जो ग्वानिन है और साइटोसिन है वो प्यूरिन और पिरामिडिन, मैंने जो अगेन मैं कहूंगी कि आप मेरा डीएनए रेप्लिकेशन वाला लगाइए, इसको आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा प्यूरिन में आता है, पिरामिडिन में आता है, किस में सिंगल रिंग है, किस में डबल रिंग है, वहां मैंने ट्रिक भी दे रखी है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी इसका। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुरेश एंड राजेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। In Suresh, the problem is qualitative as he is having incorrectly functioning global molecule, यानी कि ग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसका जो सुरेश का जो प्रॉब्लम है वो क्वालिटेटिव है, और जो राजेश की प्रॉब्लम है वो क्वांटिटेटिव है। उसके पास ग्लोबिन मॉलिक्यूल की क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ही कम है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको डिसऑर्डर कि किसको कौन सा डिसऑर्डर है। तो बच्चों जब आप थैलेसीमिया को पढ़ेंगे तो आपकी बुक में क्लियरली दे रखा है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो सिकल सेल एनीमिया कैसा है आपका, वो क्वालिटेटिव है। जब तो क्वालिटेटिव है सुरेश को, यानी कि सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल है आरबीसी है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है, क्योंकि वो बाइकॉनकेव होती है, वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप, तो उनकी क्वालिटी खराब हो रही है। जो भी सिकल शेप की जो आरबीसी हैं वो अपना ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी, साथ में उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है 120 डेज जो नॉर्मल हेल्दी आरबीसी की होती है वो उससे जल्दी जल्दी मरने लगती हैं। तो अल्टीमेटली एनीमिक कंडीशन डेवलप करता है। जबकि जो थैलेसीमिया है वो आपका राजेश को है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कैसे है कि क्वांटिटी पे फर्क डालता है, क्योंकि वो ग्लोबिन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस ही कम कर रहा है, तो इस वजह से एनीमिया हो जाता है। 6 नंबर का ये आपके लैक्टोज ऑपरेन लैक ऑपरेन से है। उन्होंने कहा है कि लैक ऑपरेन किन कंडीशन में काम करता है, लैक ऑपरेन के जो जीन है कब स्विच ऑन होते हैं, लैक ऑपरेन को काम करना है, उसके जो एंजाइम है कब सीक्रेट होंगे, वो उसको मीडियम में लैक्टोज खुद ही देता है, वही उसका क्या होता है लैक्टोज या एलोलैक्टोज, वही उसका इंड्यूसर होता है, वही इंड्यूस करता है उसके जीन को। तो अब ये 4 आप देखेंगे ना तो ये बहुत आपस में ना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। आप इन चारों ऑप्शंस पे अगर गौर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पास पास है, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि पहले सिचुएशन कौन सी हो रही है और दूसरी कौन सी हो रही है। तो जो पहले होता है वो लैक्टोज या एलोलैक्टोज सबसे पहले रिप्रेसर से बाइंड करता है, तो यहाँ आप इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका ठीक होगा। 7th पे आते हैं। 7th वाला जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी। हनी में बच्चों जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपका हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म पे होता है। जो फीमेल होती है हमेशा याद रखिएगा कि फीमेल को प्रोड्यूस होने के लिए उनका ही सेक्स फीमेल होगा हनी बी में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों गैमेट मिलते हैं तो डिप्लॉइड ही स्टैब्लिश होती है। तो इसका मतलब जो फीमेल है हनी बी में वो सारी की सारी डिप्लॉइड होंगी और वो सबकी सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगी, लेकिन जो मेल है वो पार्थेनोकार्पिक होते हैं, वो आपका हैप्लॉइड होते हैं मेल्स, और इसीलिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छा सा कोड भी उन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 8th नंबर का क्वेश्चन। 8th नंबर के क्वेश्चन में उसने आपको जो दिया हुआ है सीक्वेंस, वो सीक्वेंस उसने दिया हुआ है डीएनए का। डीएनए में सीक्वेंस 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड पर आप देखिए वो कह रहा है कि 3 प्राइम और 5 प्राइम का उसने दे रखा है सीक्वेंस, और फिर 5 प्राइम और 3 प्राइम का दे रखा है जो कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि आपको डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है और वो कह रहा है कि ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिसमें से कि अपर स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और वो क्या बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टफ दे रखा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, अगर वो ये नहीं कहता
कि इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होता, लेकिन उसने खुद ही बता दिया कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो आपकी डायरेक्शन उसकी ये है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या लगाने हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको बेस पेयर लगाने हैं। इसकी भी मैंने आपको वीडियो क्लियरली बना रखी है DNA ट्रांसक्रिप्शन में, आप उसको जाके देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हुआ सी। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको जो RNA बनेगा उसमें थायमीन नहीं लगाना है, आपको यूरेसिल यूज करना है। 9th, इडली डोसा डो राइजेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। इसे हम डायरेक्ट कर लेंगे, बहुत इजी सवाल है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है क्योंकि उसमें ईस्ट होती है, फर्मेंटेशन करती है आपका। देन एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में क्वेश्चन है, एडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है। अगेन मैंने आपको एडेप्टिव रेडिएशन का एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही कम शब्दों में बड़ी जल्दी समझाया हुआ है आपको, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की मैं आपको लिंक भेज दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे आपको इन सभी की आपको लिंक मिल जाएगी। एडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू द फॉलोइंग, इन रेज निकलती हैं वो दूर दूर जाती हैं एक सोर्स से, ऐसे ही। तो इसका आंसर हुआ 4th, रैपिड डाइवर्जेंस, बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्ट होती हैं जो कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रेड्स जल्दी जल्दी डाइवर्ट होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, और उसकी एक जोग्राफिकल एरिया में, और उसकी वजह से स्पीशीज ही क्या बन जाती है, एक नई स्पीशीज बन जाती है। 11th नंबर का क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। इको R1, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है, कट्स द DNA बिटवीन द पेसेस G and A ओनली व्हेन द सीक्वेंस ऑफ GAATTC इज प्रेजेंट। खुद ने आसान कर दिया ये देके, आपको दिमाग नहीं लगाना है, याद नहीं करना है कि कौन सा उसका सीक्वेंस है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट स्टिकी एंड्स दैट विल बी फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द 2 DNA स्ट्रैंड्स आफ्टर दिस एंजाइम कट। तो यानी कि वो ये पूछ रहा है कि जब इस पे इको R1 इस बेस सीक्वेंस पे काम करेगा तो आपको क्या क्या मिलेंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है ना, उसको अगर आप गौर से देखते हैं और जरा सा भी उस पर अपना दिमाग लगाते हैं ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है 1:5, 1 and 5 and 5 and 1। क्यों? क्योंकि आप गौर करिए, GAATTC टोटल 6 बेसिस हैं इसके पास, 6 बेस पेयर हैं, जिसमें से ये जी वाले पे कट करता है। जब ये जी वाले पे करेगा तो एक पोर्शन अलग निकल जाएगा और 5 बेस पेयर अलग आ जाएंगे, तो इसलिए 1 and 5 and 5 and 1। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो इन्होंने कंफ्यूजन दे ही नहीं रखा है, अगर ये देते 1 and 5 वेक्टर DNA में और एक ऑप्शन और देते कि वेक्टर DNA 5 and 1, तो आपके लिए ये एक नीट का सवाल बन जाता, क्योंकि आप वहाँ सोचते थे कि 5 and 1 है या 1 and 5 है। ठीक है, नीट में क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ आते हैं बच्चों, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में आपको हमेशा इंटेलेक्चुअली हैंडल करनी पड़ती है वो सिचुएशन, आप इसे रट के नहीं कर सकते। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि बायोलॉजी हम रट के पढ़ लेंगे, रट के चले जाएंगे आ जाएंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कई चीज़ें उन्होंने ऐसी दे रखी है। ठीक है, ये तो MCQs हैं, थोड़े डायरेक्टली आ भी रहे हैं, आपका कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ डायरेक्टली आपका काम नहीं चलेगा क्वेश्चंस में। उन्होंने सिर्फ एक लाइन को पकड़ लिया है NCERT में और उसके बेसिस पे आपसे उसके रीजंस पूछे हैं, वाई, हाउ। तो उसके लिए तो आपको डिटेल में डिस्कशंस करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसीलिए मैंने आपको अपने जो मेरे क्लासरूम लेक्चर की जो सीरीज़ है ना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया हुआ है। कई हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको चाहिए कि मेरा 90 से अबव स्कोर आए, तो आप हमारी क्लासरूम लेक्चर्स की जो सीरीज़ है ना, उसके लेक्चर सारे ध्यान से लगाइए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इन्होंने जो नेक्स्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द एफ्लुएंट कलर ड्यू टू द फ्लॉक्स। इसकी भी मैंने आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए। एक दो वीडियोस और बना रखी हैं BOD पे, आप जाके सर्च करिए। ऑक्सीजन डिमांड जो होती है BOD में जैसे जैसे कमी आती जाएगी, यानी कि उसमें जो सीवेज है, क्वांटिटी है, वो कम होता जाएगा कूड़े कचरे का, और वो पानी ज़्यादा फ्रेश होता जाएगा। तो इसका आंसर हुआ रिडक्शन इन BOD। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं। करें 13 नंबर का है असर्शन। असर्शन देखिए एक स्टेटमेंट होता है, और रीजन उसको जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्यों हो रहा है या उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, रीजन उसको, रीजन का जो सेंटेंस होता है वो उसे हमेशा असर्शन को एक्सप्लेन करता है अच्छे से। तो रीजन असर्शन स्टेटमेंट कहता है कि सेल्स ऑफ टैपेटम हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस,
रीजन कहता है कि दे अंडरगो मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। बच्चों मियोसिस तो ना पॉलन ग्रेन के अलावा, एमएमसी के अलावा कहीं भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये तो वैसे ही, तो इसमें क्या हुआ, ए तो ट्रू है और आर डायरेक्टली फॉल्स ही है। जब आपका एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, उसमें सिर्फ ये होता है क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो 14th नंबर का रीजन असर्शन है हमारा अगेन डीएनए पे। मैं यहाँ देख रही हूँ बच्चों डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और इसीलिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डीएनए के ऊपर बहुत अच्छे से बनाई हुई हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। बाकी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको किस पे और वीडियोस चाहिए इसी तरह की, तो मैं आपके डाउट्स वो भी क्लियर कर दूंगी। डीऑक्सीराइबोस राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। जो आपके एनटीपीज और एटीपीज होते हैं वो आपके डुअल पर्पस सॉल्व करते हैं। रीजन कि दे एक्ट एज ए प्रूफ रीडर एंड प्रोवाइड एनर्जी, कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ में प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो बच्चों जो आपका, जब मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझाया था तो उसमें इनकी सारा इंपॉर्टेंट बताई थी, तो उसमें मैंने हमेशा ये बताया था कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं करता। प्रूफ के लिए आपके दूसरे एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस एक्टिविटी होती हैं। और जब मैंने डीएनए पॉलीमरेज समझाया है तो उसमें ये भी बताया है कि उसके कितने टाइप है और कौन प्रूफ रीडिंग करता है, कौन प्रूफ रीडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। असर्शन कहता है हमारा कि ये फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी इन ए बायोगैस प्लांट कीप्स ऑन राइजिंग। अगर आप बायोगैस प्लांट में एक फ्लोटिंग जो स्लरी के ऊपर एक कवर कर देंगे तो वैसे गड़ उठती करती रहती है, राइज होती रहती है। रीजन दे रहा है उसका कि कवर कीप्स ऑन राइजिंग ड्यू टू द गैस प्रोडक्शन इन द टैंक्स बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अगेन 16 नंबर का असर्शन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। असर्शन कहता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी आइसोलेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। रीजन कहता है द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फास्टर इट मूव्स। भाई फ्रेगमेंट साइज लार्जर होगा, बड़ा होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा होगा तो मोटा आदमी कैसे तेज भाग सकता है। वेट सेम फोर्स और वेट अलग अलग ज़्यादा, तो कम वेट वाला जल्दी दौड़ेगा। तो ये तो आपका असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीज़न तो सही नहीं है ना उसका। सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन बी में इन्होंने हमें चॉइस दे रखी है, तो चलिए फटाफट से हम ए या बी में से एक करना है आपको, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस दोनों ही करेंगे आपके, तो इस बहाने आपका रिवीजन भी होगा। ए हमारा क्वेश्चन कहता है 17वां नंबर का क्वेश्चन का ए पार्ट है आपका। ए ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर HCG। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। व्हाट डज नेगेटिव HCG इम्प्लाई, कि एक ब्लड टेस्ट में HCG नहीं आया है, तो बताइए उसका मतलब क्या है। नेम द टिश्यू विच प्रोड्यूस HCG। अब वो कह रहा है कि आप HCG कौन से टिश्यू से रिलीज होता है उसको भी बताइए। और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है कि इफ ए ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड पॉजिटिव फॉर HCG इन ए पर्सन देन विच अदर हार्मोन वुड ऑल्सो बी सिक्रेटेड बाय द टिश्यू सिक्रेटिंग HCG। तो अगर किसी में HCG आ रहा है पॉजिटिव, तो ऐसे वाले टिश्यू में HCG के अलावा और कौन कौन से हार्मोन आएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बायोलॉजी की सिर्फ लाइन वाइज आप उसको रट लेंगे ना अगर, तो आप 100% मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने लाइन टू लाइन रट लिया तो आप मार्क्स बेशक आप 100% तो फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपके बहुत अच्छा स्कोर, फेयर स्कोर यू कैन गेन। लेकिन अगर आपने उन लाइनों का मतलब नहीं समझा ना, तो कभी भी आपके 100% मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अब वही बात जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी ना, कि कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं दे रखी हैं, फिर भी उनके सेंटेंस के पीछे के मतलब आपको पीछे की घटनाएं जानना जरूरी है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये वही है, मतलब है बच्चों की नेगेटिव HCG है, दैट मीन्स की प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हुई है। अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाती है, जो प्लेसेंटा है वो आपका HCG सिक्रेट करता। देन उसके बाद कौन सिक्रेट कर रहा है HCG? प्लेसेंटा सिक्रेट कर रहा है, वेरी गुड। और इसके अलावा कौन कौन से उसमें हार्मोन निकलेंगे? तो HPL निकलेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा और रिलैक्सिन। दो पूछा है, इनमें से किसी भी दो के आप नाम लिख दीजिए। बी पार्ट क्या कहता है इसका? द ह्यूमन मेल इजैकुलेशन अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus. However, the ovum is fertilized by only one sperm. How does the ovum block the entry of additional sperms? Human
मेल के इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, लेकिन काम फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक स्पर्म से होता है। तो फिर बाकी के स्पर्म की एंट्री ओवम में कैसे ब्लॉक की जाती है? एंड सेकेंड पार्ट है ऑल कॉपुलेशन विल नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन, वाई, कि सारे के सारे कॉपुलेशन से फर्टिलिटी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश क्यों नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है। बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। तो बच्ची बुक में जो किस तरह से एंट्री ब्लॉक करता है उसका सिर्फ एक सेंटेंस ही दे रखा है वो, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको एक सेंटेंस से काम चलेगा। पर हाँ, मैंने अपने लेक्चर में, मैंने जो लेक्चर लगाया है अपना, उसमें मैंने आपको जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जब दिए हैं और फर्टिलाइजेशन वाला दिया है, तो फर्टिलाइजेशन वाले में मैंने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि कितने कितने स्टेप्स में वो एक ओवम की जो एंट्री है फर्दर स्पर्म को वो ब्लॉक करता है, कि उसमें आपको शॉर्ट में लिखना है। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जब स्पर्म जब अंदर जाता है तो वो जोना पेल्यूसिडा में चेंज करता है, और फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक दो प्रोसेसेस के थ्रू करता है, और जिसमें वो कैल्शियम आयंस भी काम में आते हैं, साथ में उसके रिसेप्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन वाले रिसेप्टर्स ZP3, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये आपको सबको मेंशन करते हुए एक सेंटेंस बना देना है इनका, राइट। और जो सेकंड है वो है कि सारे की सारे कॉइटस से फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता। तो बच्चों, सारे की सारे कॉइटस से फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमेशा एवरी टाइम जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे उसी टाइम पे ओवम भी फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर का। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगेन आपको फिर से चॉइस दी गई है, अटेम्प्ट आइदर ए और बी। तो पहले हम ए कर लेते हैं। ए के लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो शोज ए डीएनए स्ट्रैंड एंड टू टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द डीएनए स्ट्रैंड। बच्चों डीएनए से बहुत आ रहे हैं, प्लीज 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 आप मेरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर लेक्चर लगा ही लीजिए, मैं कहती हूँ। और बाकी म्यूटेशन पे मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको म्यूटेशन पे भी डाल दूंगी अभी, क्योंकि अभी हम PYQ और सैंपल पेपर्स को डिस्कस करने में ही थोड़ा बिजी हैं। तो ये उन्होंने दे रखा है, ओरिजिनल टेम्पलेट है हमारा। वहाँ पे आप देखिए ऊपर आपको डीएनए के बेस पेयर का सीक्वेंस दे रखा है, AUG, CAG, ACA, UCU, UAG, जिसमें नीचे उन्होंने ओरिजिनल टेम्पलेट में नीचे उन्होंने अमाइनो एसिड के नाम भी लिख रखे हैं कि AUG मेथियोनिन को कर रहा है, ये आपका ग्लाइसिन, और ये सब इस तरह से दे रखा है, ग्लूटामाइन। अब उन्होंने क्या किया है कि म्यूटेशन 1 हुआ है, तो म्यूटेशन 1 में आपका देखिए सिर्फ आपका एक ही चेंज हुआ है, जो आपका ग्लूटामाइन है वो आपका लाइजीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप CAG से सिर्फ AAG हुआ है, ठीक है। C की जगह A आया है सिर्फ, यानी कि एक बेस पेयर चेंज हुआ है। लेकिन जो म्यूटेशन 2 है बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड कितने चेंज हुए हैं, अमाइनो एसिड सारे ही चेंज हो गए, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, न्यू अमाइनो एसिड आ गए, और स्टॉप कोडोन तो आया ही नहीं है। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 म्यूटेशन कौन सा है और 2 म्यूटेशन कौन सा है, और इनमें से कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है। तो देखो बच्चों, ऐसी बात है कि जो फर्स्ट नंबर का जो म्यूटेशन है ना, वो तो आपका कौन सा है, उस म्यूटेशन का तो नाम है पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बेस पेयर चेंज हुआ है, मतलब एक पॉइंट के माफिक चेंज हुआ है, तो वो तो आपका हो गया पॉइंट म्यूटेशन। जबकि जो सेकंड म्यूटेशन है उसमें पूरा की पूरा फ्रेम, टेम्पलेट है वो पूरा की पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है, मतलब एक से उसने सिर्फ एक पॉइंट का अगर चेंज होगा एक बेस पेयर का, तो एक ही अमाइनो एसिड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरे वाले पे कई बार चेंज हुआ है तो उसमें कई अमाइनो एसिड का फर्क आ गया है, तो यानी कि उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और दोनों होते डीएनए में ही है आपका। लेकिन जो पॉइंट म्यूटेशन है सेकंड वाले का जवाब मैं आपको बता देती हूँ, पॉइंट म्यूटेशन इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन तो आपको क्या करता है कि एक बेस का चेंज करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑलवेज पॉइंट म्यूटेशन खतरनाक नहीं होगा, कई बार वो इतना लीदल हो जाता है, जैसे कि हमारा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। या ये मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा कि कल को ट्विस्टेड करके क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज इस तरह की आ जाए कि पॉइंट म्यूटेशंस आर बिनाइन इफेक्ट, देन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जस्टिफाई और स्टेटमेंट। तो जस्टिफाई में आपको फिर सिचुएशन ये भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन जो फ्रेम शिफ्ट होता है उसमें सारे की सारे आपके अमाइनो एसिड बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, अमाइनो एसिड बहुत सारे चेंज होने की वजह से वो प्रोटीन है आइदर या तो वो बनेगा ही नहीं, पहली पेप्टाइड चेन बनेगी नहीं, या प्रोटीन में कुछ मिसिंग होगा तो वो फंक्शनल नहीं होगा। तो इसलिए जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो ज़्यादा बड़ा असर डालते हैं, जबकि जो पॉइंट म्यूटेशन है वो इतना कम असर
डालते हैं। प्लस पॉइंट म्यूटेशन का अगर आपको आ जाए कि भाई पॉइंट म्यूटेशन इतने कम खतरनाक क्यों होते हैं रादर देन कंपेयर करके बताइए, तो क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन में एक का फर्क पड़ रहा है और एक अमाइनो एसिड, तो हो सकता है कई बार जेनेटिक कोड में रिडंडेंसी की कैपेबिलिटी होती है, वो रिडंडेंट होता है, यानी कि जो एक अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन से बन रहा है। तो अगर मान लो अगर उसमें ऐसा चेंज हुआ बेस पेयर का कि वो सेम अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहा है, तो रिडंडेंसी की वजह से फायदा मिल जाएगा, म्यूटेशन ना के बराबर होगा, जीरो इम्पैक्ट आएगा म्यूटेशन। गिवन बिलो इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। नीचे उन्होंने एक डायग्राम दिया है जिसमें मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड का एक दिया हुआ है उन्होंने। नीचे बच्चों एक डायग्राम है जिसमें उन्होंने मैसेंजर आरएनए का एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है उसके, और ये उन्होंने डिफरेंट बेस पेयर्स बता रखे हैं। इन द अबव सीक्वेंस आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल यूनिट इन एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए की आपको ट्रांजिशनल यूनिट बतानी है। वेयर आर यूटीआर फाउंड एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। अब उन्होंने यूटीआर के बारे में पूछा है और उसकी तो ट्रांजिशनल यूनिट वो होती है जो कि एक स्टार्ट कोडोन और एक स्टॉप कोडोन से घिरी हुई रहती है, यानी कि स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडोन होगा और एंड में स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन है हमारा ऑग और एंड कोडोन है हमारे उआ, ओएग और एम्बर। ऊषा आ, ऊषा जा, ऊषा आजा वाले जो आपकी टीचर बताती होगी ट्रिक आपको, ठीक है, यानी कि उआ, ऊषा आ हो गई। सेकेंड पार्ट है इसका कि अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआरस की बात वो कह रहा है, तो अनट्रांसलेटेड रीजन वो हैं, तो यानी कि अब आपका देखो बच्चों ट्रांसलेट क्या नहीं होगा, जो स्टार्ट कोडोन से पहले वाला होगा वो कभी भी नहीं होगा, वो यूटीआर बनाएगा अनट्रांसलेटेड रीजन, और जो स्टॉप कोडोन के बाद वाला होगा वो आपका यूटीआर बनाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें अपने देख के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को और लिख दीजिए। तो ऐसा नहीं करना है कि खाली आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए मार्किंग स्कीम में, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें आपको लिख के आना पड़ेगा बिकॉज ये 2 मार्क्स का है ना। तो आपको इन द अबव सीक्वेंस आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल, तो जहाँ से ये ऑग चालू हो रहा है, AUG चालू हो रहा है, जहाँ से ये AUG के बाद से आप UAA देखिए, UAA यहाँ आ रहा है, तो UAA के बीच के ये ट्रांजिशनल हो गया। इस पूरे सीक्वेंस को आपको लिख देना है, और जबकि जो इससे AUG से पहले वाला है और UAA के बाद A वाला है एक फालतू आ रहा है, आप उसको अनट्रांसलेटेड UTR में कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HIV के बारे में है। गिवन बिलो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द HIV लेवल्स इन द ब्लड एंड द हेल्पर टी सेल। एक उन्होंने ग्राफ दे रखा है, हेल्पर टी सेल ब्लड में कंसंट्रेशन टाइम के साथ में, कि हेल्पर टी सेल की क्या कंडीशन है ब्लड में, और वायरस जो HIV वायरस है उसकी क्या एड्स का वायरस HIV वायरस होता है उसकी क्या कंडीशन है। तो स्टडी द रिलेशनशिप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अगेन बच्चों फिर से मैं आपको कहूंगी, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हम रट के चले जाएंगे, तो अब आप मुझे बताइए कि CBSE वालों ने खुद ने दिया है सैंपल पेपर, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है उनको कि NCERT में से ही देना है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप कह सकते हैं कि ये NCERT, जिसने रटा होगा वो कहेगा कि ये बाहर से आया है, और जिसने रटा नहीं होगा ना, रट के नहीं पढ़ा है, वो हमेशा कहेगा कि बुक में से आया है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ इस लाइन, ये जो लाइन है ना आपकी, मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया आपकी NCERT की लाइन। आप जाइए और NCERT में ढूंढिए, इस लाइन को मिलेगी आपको। ये लाइन का मतलब ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने क्लासरूम लेक्चर्स की इतने लंबे लंबे एक टॉपिक को इतने अच्छे से आपको समझा रखा है। तो होता क्या है बच्चों, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आप यहाँ ग्राफ में देखेंगे कि जो हेल्पर टी सेल है ना, वो पहले बहुत अच्छी इम्यूनिटी लेवल है, उनका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में काफ़ी है, लेकिन जैसे ही वायरस आया, वायरस बढ़ता गया और वो हेल्पर टी सेल को उसने डाउन किया, और हेल्पर टी सेल्स की जो काफ़ी टाइम तक, आप यहाँ देखेंगे टाइम भी आगे खिसक रहा है, तो काफ़ी मंथ्स तक हेल्पर टी सेल है वो बिल्कुल एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो गई है, ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, रेड कलर का ग्राफ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, और साथ में जो वायरस है वो बिल्कुल कम हो रहा है। तो ऐसा लगेगा कि वायरस निकल गया शरीर में से, लेकिन निकला नहीं है, राइट। और उसके बाद एकदम से आप देखिए दोनों वायरस बढ़ने लग जाता है और हेल्पर टी सेल डाउन होने लग रही है। क्यों होता है बच्चों ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी बुक में कुछ भी दे रखा है, लेकिन आपको शॉर्ट एंड स्वीट में थोड़ा पीछे की कहानी भी मालूम होनी चाहिए। जो वायरस होता है HIV का, पहली बात वो रिट्रो वायरस है, आगे क्वेश्चन में आएगा या हम डिस्कस करेंगे, और वो वायरस
जो है वो सीधा की सीधा लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। लिम्फोसाइट में भी वो आपका सबसे पहले आपके मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है। आपकी बुक में ये क्लियरली दे रखा है। मैक्रोफेजेस पे अटैक करने के बाद पहले वो मैक्रोफेजेस को डाउन करता है, देन मैक्रोफेजेस में अपना घर बना लेता है और वहाँ पे वो एक तरह से उसमें डेवलप होता रहता है और बहुत सारे वायरस की कॉपीज़ बन जाती हैं। और मैक्रोफेजेस को तोड़ के जब वो बाहर निकलते हैं अगेन, तो फिर वो किसको इन्फेक्ट करते हैं? वो इन्फेक्ट करते हैं आपका टी सेल्स को। और जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, जिनमें से आपका CD4 और CD8 दो तरह की सेल होती है, तो पहले वो CD4 को करता है, तो CD4 को करने के बाद वो अटैक करता है CD8 सेल पे। तो धीरे धीरे अटैक करता है। जब वो यहाँ पे आपकी टी सेल्स की संख्या जब यहाँ पे स्टेबल हो रही है ना जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का मतलब ये है कि इस समय जो वायरस है ना, वो आपका अभी मैक्रोफेजेस लड़ रही हैं उससे और टी सेल्स पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन अभी इम्यूनिटी है उसमें। तो लेकिन धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होती जाती है। तो इस पॉइंट पे आपको जो लक्षण दिखाई देंगे वो बहुत ही बिनाइन से लक्षण दिखाई देंगे, माइल्ड से फैटीग, हेडेक, और ये बाद में वो काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ये कांस्टेंट है यहाँ पे टी सेल्स, इस समय वो क्या कर रहा है, वो टी सेल्स को अटैक तो कर रहा है, मैक्रोफेज से टी सेल में आ गया, लेकिन अब इस समय वो ब्लड में डिटेक्टेबल भी हो जाएगा। वो सीरोटाइप बना लेंगे अपने, और उसके अगेंस्ट में अब लिम्फोसाइट बनने लगेंगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। और वो एंटीबॉडीज उनको करेंगी तो एक टाइम पे एंटीबॉडीज के प्रभाव से और उस प्रभाव से ब्लड अपना इम्यून सिस्टम के प्रभाव से वो जो वायरस है वो एकदम से नीचे आ रहा है। देखिए जब वो स्टेबल है टी हेल्पर सेल, तो वायरस का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन वायरस ने अपनी जगह छोड़ी नहीं है, वो सभी सेल्स में जा रहा है और वो सेल्स में इम्यूनिटी की सेल्स में अटैक कर रहा है, लिम्फोसाइट्स में, लिम्फॉइड ऑर्गन में ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से वहाँ ग्रो करेगा और फिर वो बाद में CD4 को मारेगा। CD4 के बाद वो CD8 पे अटैक करना चालू कर देगा, तो उसकी एडवांस स्टेज आ जाएगी और अब वो एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 20वें नंबर का क्वेश्चन, कल्चर प्लेट ऑफ लैक्टोबैसिलस शो ब्लू कलर कॉलोनीज एंड कलरलेस कॉलोनीज। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सच वेरिएंस इन द कलर ऑफ कॉलोनीज। आपकी में सिर्फ और सिर्फ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दे रखा है, थोड़ा बहुत समझा रखा है, लेकिन अब आप यहाँ पे 2 नंबर के लिए क्या रखेंगे, तो आपको यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का पूरा फंडामेंटल बात मालूम होनी चाहिए, पीछे की कहानी की, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो होता है ऐसा है कि जब कोई भी फॉरेन DNA जब इंसर्ट कराते हैं, तो जब जिसके बीच में इंसर्ट कराएंगे जिस जीन के में, तो वो जीन अपना काम नहीं करेगा। जब वो जीन अपना काम नहीं करेगा तो सपोज वो जीन एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, मतलब एक हमने कल्चर में एक ऐसा केमिकल मिला दिया जो कि कलर प्रोड्यूस कर रहा है उस जीन के प्रभाव से। अब वो जीन तो टूट चुका है, जब वो जीन टूट चुका है यानी कि उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है, यानी कि उसमें फॉरेन DNA अंदर आ चुका है। अब वो जीन टूट गया, इसी वजह से टूटेगा तभी जब उसमें इंसर्शन हो जाएगा। इंसर्शन होने की वजह से वो जीन हो गया इनएक्टिव, क्योंकि वो टूट गया। तो अब जब मीडियम में आप कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे, कोई ऐसा केमिकल डालेंगे जो कलर प्रोड्यूस करे, तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि इंसर्शन की वजह से जो इनएक्टिवेशन हुआ उसकी वजह से जो आप छांटोगे कैसे, तो जो कॉलोनीज होंगी वो ब्लू कलर नहीं दिखाएंगी, वो व्हाइट कलर दिखाएंगी। तो इसे हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। और जिनमें आपका नहीं हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ है फॉरेन DNA, उनमें क्या होगा, उनमें वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा वो जीन, और वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ मीडियम में आपने कुछ केमिकल डाला जो कि कलर प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप डालते हैं ना स्टार्च और आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो कलर दिखाता है, तो ऐसे ही जब उसमें आपने कुछ डाला और वो जीन अपना प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल, वो केमिकल उस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ मिलके कलर प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर, क्योंकि उसमें वो जीन ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट उसमें जाके अटैच ही नहीं हुआ है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट सारी अपनी 12th से रिलेटेड प्लेलिस्ट पे गौर कर लेना है अपने एग्जाम से पहले। और हाँ, अगर आपको लिखने का तरीका चाहिए बच्चों की कैसे लिखना है, तो मैंने ये सारी की सारी जो PDF हैं, जितना भी इनके विद सॉल्यूशंस सैम्पल पेपर का 2024 के 25 का सोल्यूशन पेपर, साथ में हमारा बायोलॉजी सेल का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और वहाँ पर आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी टीचिंग कैसी